सो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कोड है 822 HX। ठीक है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से रखना। सिंपल मेथड से बच्चों आज की वीडियो में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है। और यहाँ से देखो, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों आपका 70 नंबर है। अगर आप 70 में से 70 पाना चाहते हो तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ठीक है। यानी कि अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर जाना। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है। हालांकि ये जो 15 मिनट दिया जाता है, 15 मिनट में आपको क्या करना है ना, इस निर्देश को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है। यानी कि इस पेपर को 15 मिनट में आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेना है। फिर उसके बाद जो 3 घंटा बचेगा ना, उसमें आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आपको 3 घंटे नहीं, लगभग आपको 2.5 घंटे में ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से देखना है सभी क्वेश्चन को। ठीक है। और देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें आपके 2 खंड है। यहाँ पर आपका एक खंड अ है और एक खंड ब है। ठीक है। खंड अ की बात करें तो खंड अ में बच्चों आपकी 20 एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जो आपको ओएमआर शीट पर करना होगा। ठीक है। और खंड ब जो होता है ना बच्चों, वो आपका रिटेन होता है। ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम खंड अ को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यानी कि इसमें जो आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है ना, सभी को एकदम सिंपल मेथड से आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, यदि 26 का 156 का लसा यानी कि एलसीएम 156 है, तो मसा यानी कि एचसीएफ का मान होगा। ठीक है। देखो, यहाँ से जो एलसीएम है वो आपको 156 दिया है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का। और इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ यानी कि मसा फाइंड करना है। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। और देखो बच्चों, ये अगर आपको फार्मूला याद है एलसीएम और एचसीएफ का, देखो एलसीएम और एचसीएफ का एक रिलेशन होता है। ठीक है। अगर आपको रिलेशन यानी कि सूत्र याद है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो चलो सॉल्व कर बताता हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पर जो एलसीएम है ना 26 का 156 का, वो आपको 156 दिया है। ठीक है। यानी कि जो एलसीएम है 26 का 156 का, वो आपको कितना दिया है, 156 दिया है। ठीक है। यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, मसा यानी कि एचसीएफ को फाइंड करना है। ठीक है। एचसीएफ आपको फाइंड करना है 26 का 156 का। ठीक है। तो देखो, यहाँ से अगर हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ के बीच का एक सूत्र होता है। ठीक है। तो अगर इस सूत्र की बात करें, अगर देखो आपको सूत्र याद रहेगा ना, तो बहुत ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो पहला संख्या है वो 26 है और जो दूसरा संख्या है वो 156 है। ठीक है। तो इनका गुणनफल इज इक्वल टू क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 गुणे 156। ठीक है। 26 और 156 के यहाँ पर गुणनफल हो गया, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो एलसीएम है वो 156 दिया है। ठीक है। और यहाँ पर एचसीएफ है तो एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम आपको कितना दिया है, 156 दिया है। ठीक है। 156 इधर गुणे में है, इधर लाओगे तो बट्टे में आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपके पास हो जाएगा 26 गुणे 156। 156 इधर गुणे में, इधर लाओगे तो बट्टे यानी कि भाग में हो जाएगा। इधर आपका क्या बचेगा, एचसीएफ बचेगा। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ से 156 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, एचसीएफ जो है वो 26 यानी कि 26 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो एचसीएफ है वो कितना गया, 26 आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो यहाँ से आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर हम बात करें सहअभाज्य संख्याओं की, ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं कैसी संख्या होती है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, वो आपके सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सहअभाज्य संख्या की, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, देखो यहाँ से पहले हम बात करें सहअभाज्य संख्या की। ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, पहले इसको समझो। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सहअभाज्य संख्या की बात करें तो जिसका एचसीएफ, ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 होता है वो आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जिसका एचसीएफ 1 होगा वही आपका क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपको 14, 35 दिया है। ठीक है। देखो, पहले ऑप्शन की बात करें
तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, 14,35 है। ठीक है, देखो 14,35 ये आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो 18,25 है। ठीक है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो 18,25 है। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और जो सी वाला ऑप्शन है वो आपको 31,93 दिया है। और डी वाले की बात करें तो डी वाला जो ऑप्शन है वो 32,62 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जिसका एचसीएफ एक होगा वही आपका क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये संख्याएं कट रही है। ठीक है, 7 से काटोगे तो 7 दूना 14 और 7 पच्चे 35। ठीक है, यानी कि 7 से दोनों संख्याएं कट जा रही है, यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काटोगे तो 18 तो कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से काटोगे तो ये कटेगा पर ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि ये इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ठीक है, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड और फोर्थ की बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो 31 और कामा 93 है ना, ये भी आपस में कट जाएंगे। देखो 31 एक कम 31 हो जाएगा। ठीक है, और 31 तियां, ठीक है, 31 तियां क्या हो जाएगा, 93, यानी कि जो इसका एचसीएफ होगा वो 31 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 31 से दोनों संख्याएं कट गई। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो 32,62 है। ठीक है, तो 32 और 62 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2 से कट जाएगा। 2 से काटोगे तो 16 हो जाएगा और इसको 2 से काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका एचसीएफ होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देख लेना है। ठीक है, तो जब हमने सॉल्व किया तो ये जो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, इसका जो एचसीएफ है वो 1 आया। जिसका एचसीएफ 1 होता है वही आपका क्या होता है, सहभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कराए, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको दो बिंदु दिया गया है और इनके बीच की दूरी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, यहाँ से जो आपको पहला बिंदु दिया है वो आपको 5,0 दिया है। ठीक है, और यहाँ से जो सेकेंड वाला है वो आपको कितना दिया है, -12,0 दिया है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लो इसको ए एंड इसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो देखो आपको दूरी फाइंड करना है तो दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें फार्मूले यानी कि सूत्र की, तो सूत्र क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ से दूरी सूत्र की बात करें, ठीक है, दूरी सूत्र की बात करें तो क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आपको बच्चों सूत्र याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, सूत्र पर ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, यानी कि जितने भी सूत्र है ना, सभी सूत्र को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो गया और इसमें हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो x1 x2 y1 y2 ये है क्या, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 5 है ना, ये आपका क्या होगा, x1 होगा। ठीक है, ये जो 0 है ये आपका y1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो माइनस का पारा है ये आपका x2 होगा, ये जो 0 है ना ये आपका y2 होगा। ठीक है, तो इनका जो मान है इसमें पुटअप करेंगे और यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो x1 का मान जो है वो 5 है, माइनस x2 का जो मान है वो माइनस का 12 है। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस ऑलरेडी एक है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इस ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो y1 का मान 0 है, माइनस y2 का मान यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो देखो अंडर रूट में 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 17 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर और ये अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दो तो क्या आपके पास बचेगा, आपके पास सिर्फ 17 बचेगा। ठीक है, यानी कि इसके बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा, 17 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब सेंटीमीटर तो दिया है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आप इकाई लिख सकते हो या मात्रक लिख सकते हो। ठीक है, इकाई लिखो या मात्रक लिखो। ठीक है, बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप दूरी सूत्र से कोई भी आंसर निकालो तो उसके आगे आपको क्या लिखना है, इकाई लिखना है या मात्रक लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसका जो आंसर है वो 70 आ गया। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर करा है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है। जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो वहां पर आपको एलसीएम यानी कि लसक आपको ज्ञात करना है। ठीक है। जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो आपको एचसीएफ यानी कि मसक को आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, पहले लसा ज्ञात करेंगे। लसा ज्ञात करने के बाद ये जो अभी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इस 7 को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इस शेषफल 7 को हम जोड़ देंगे। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला संख्या है वो आपके पास 35 है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 35 का लसक लेंगे। ठीक है। 35 का हम क्या करेंगे, लसा लेंगे। ठीक है। पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। ठीक है। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटो। 5 से काटोगे तो 5 7 35 हो जाएगा और यहाँ पे 7 बता दो, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड वाला अंक है वो 56। अब 56 का लसा ले लो। क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचेगा, एक इसके सामने आएगा तो ये 16 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ फिर 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काट दो। ठीक है। देखो 2 एक कम 2 और 2 चौके 8। ठीक है। फिर 2 से कट रहा है, काटो, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 7 एक कम 7। ठीक है। इसी प्रकार से जो थर्ड वाला अंक है वो आपके पास 91 है। ठीक है। अब 91 का आपको क्या करना है, लसा लेना है, यानी कि इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है। तो 91 7 से काटोगे तो 7 13वें 91। ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा 13 एक कम 13। ठीक है। यानी कि यहाँ से देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 35 है इसको आप लिख सकते हो 5 गुणे 7। ठीक है। और यहाँ पर जो 56 है इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 3 बार 2 है और 1 बार 7 है। ठीक है। 3 बार 2 है और 1 बार 7 है, इस प्रकार से। और ये जो 91 है इसको आप क्या लिखोगे, 7 गुणे 13 लिखोगे। ठीक है। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमको लसा यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है। तो एलसीएम के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या होता है, देखो पहले जो कॉमन है उसको ले लो। ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है। तो 7 हो गया और गुणे में जो भी संख्या यहाँ पर बच रही है सभी को ले लो। ठीक है। यहाँ पे 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 13 है और ऊपर यहाँ पर 5 एक बच रहा है। ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 7 हो गया, गुणे 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है और 13 पच्चे 65 कर लो, या इस प्रकार से पहले इसको लिख लो। ठीक है। फिर इसके बाद हम सभी का गुणा कर लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। 40 का गुणा 7 में करोगे यानी कि 7 चौक 28 यानी कि 280 हो जाएगा और गुणे 13। ठीक है। तो 280 और गुणे 13 अब जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3640 मिलेगा। ठीक है। ये इसका मतलब इसको जब आप मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करोगे ना तो ये आपको मिलेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको प्रश्न में कह रहा था कि इन संख्याओं से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ठीक है। तो इस शेषफल यानी कि 7 जो है ना इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। ठीक है। तो 3640 में जब 7 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 3647 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो कितना आ गया, 3647 आ गया। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 4 को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पर है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होगा, सॉरी योगफल होगा। ठीक है। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 के प्रथम गुणजों, अब 8 के जो गुणज होते हैं ना वो 8 का पहाड़ा ही होता है। ठीक है। यानी कि 8 की 8 8 दूना 16, ये जो होता है ना बच्चों वो आपके 8 के गुणज होते हैं। ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कराए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। ठीक है। तो देखो 8 के गुणज आपके कौन कौन से हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है। 8 त्रिका 24। ठीक है। इस प्रकार से ये आपके 8 के गुणज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको जो जो पहले यहाँ से मिल रहा है उसको ले लो। ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की तो प्रथम पद आपका 8 है। ठीक है। सारवंतर डी की बात करें तो डी का मान हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो यहाँ पे जो दूसरा पद है वो 16 है, माइनस जो पहला पद है वो 8 है। ठीक है। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि जो डी का मान है वो 8 है। ठीक है।
और देखो यहाँ से अगर हम बात करें n की, तो आपको 15 गुणजों का योगफल बताना है, यानी कि जो n का मान वो 15 है, ठीक है। और यहाँ से आपको योगफल यानी कि SN का मान बताना है, ठीक। SN यानी कि आपको यस 15 का ही मान बताना है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो n का मान वो 15 है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो योगफल वाला जो फार्मूला बच्चों वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। योगफल यानी कि SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, योगफल वाला फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे, ठीक है। देखो n का मान 15 है, तो यहाँ पर आपका यस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू n का मान 15 है तो रखो बटे में 2, ठीक है। ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान देखो यहाँ पर 8 है, प्लस n का मान 15 माइनस वन इंटू डी का जो मान है वो 8 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से आपको मिलेगा S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 8 दूना 16 प्लस 15 में से एक जाएगा तो 14 बचेगा और गुणे 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा S15 इज इक्वल टू 15/2, ठीक है। यहाँ पर 16 हो गया, प्लस इसका क्या करो मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लो, ठीक है। तो 14 8 कितना होता है, 112 होता है, ठीक है। और 112 में इस 16 को जोड़ दो, तो यहाँ से हो जाएगा 15/2, ठीक है। अच्छा 112 में जब आप 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 128 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही है, देखो 2 एकम 2, यहाँ से काटोगे तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ पर 15 गुणे 64 बचा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो 15 और 64 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लो, ठीक है। 15 और गुणे 64 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 960 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो 15 पदों का जो योगफल है वो कितना आ गया, 960 आ गया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आया वो 960 आ रहा है। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 960 है और हमारा जो बी आंसर जो आया है यहाँ पर कितना है, 960 ही आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों मूल आपको कितना दिया है, -2 दिया है, ठीक है। मूल जब भी आपको देगा यानी कि जो x का मान है वही आपको देगा, ठीक है। मूल -2 है यानी कि जो x का मान है वो कितना है, -2 है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मूल यानी कि जो x का मान दिया है ना, इस x का मान को इसमें पुट अप कर देंगे, यानी कि जहां जहां x है सभी के स्थान पर -2 रख देंगे, ठीक है। तो वहां से आप p का मान ज्ञात कर लोगे। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसका जो मूल है, ठीक है, देखो इसका जो मूल है यानी कि जो x का मान है वो कितना दिया है, -2 दिया है, ठीक है। तो इस -2 को क्या करेंगे ना, इसमें रख देंगे, ठीक है। यानी कि जहां जहां x है वहां पर हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे यहाँ पर एक्स है तो -2 माइनस का पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। -2 का स्क्वायर आपका प्लस का 4 होगा, और देखो 2 गुणे -2 करोगे तो आपको माइनस का 4 मिलेगा और माइनस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस पी इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। माइनस को उधर भेज दो तो पी इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा, यानी कि जो पी का मान है वो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पी का मान पूछ रहा था तो पी का मान 0 होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का है, एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है। समदूरस्थ बिंदु से निर्देशांक होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है समदूरस्थ है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ से आपको कहा है एक्स अक्ष पर, ठीक है। जब आपको एक्स अक्ष कहता है तो एक्स अक्ष आपका रहता है यानी कि एक्स रहता है, जो वाई का मान होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से फिगर से समझो, देखो जैसे इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स अक्ष दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पी मान लेते हैं, एक्स अक्ष दिया है तो एक्स रहेगा, ठीक है। वहां पर जो वाई होगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी एक्स को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया है 5, -2, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु दिया है -3, 2 दिया है, ठीक है।
और इसको भी नाम दे देता हूँ, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको प्रश्न करा है समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें समदूरस्थ की, ठीक है, देखो समदूरस्थ का मतलब ये जो एपी है ना, ये जो एपी है वो किसके इक्वल हो, पीबी के इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका समदूरस्थ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें ये जो एपी है वो किसके इक्वल हो, पीबी के इक्वल हो, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, समदूरस्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एपी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, यानी कि देखो एपी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद हम पीबी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, तो यहाँ से जो एक्स का मान है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, तो दूरी सूत्र आप जानते हो, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, दूरी सूत्र की बात करें, ठीक है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एपी की बात करें तो एपी यहाँ से आपके पास दो बिंदु है, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका दूरी सूत्र फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x1 का मान 5 है, ठीक है, तो 5 रखते हैं माइनस y1 का मान x है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से x2 का जो मान है वो माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस y2 का मान 0 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल पीबी की बात कर, अब पीबी की बात करते हैं, ठीक है। देखो पीबी की बात करें तो देखो यहाँ पर जो x1 होगा वो आपका x होगा, ठीक है, माइनस y1 जो होगा वो माइनस का 3 होगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 1 है तो ये भी माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो 0 है, माइनस y2 की बात करें तो y2 का मान माइनस 2 है, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो दोनों पक्षों का क्या करो, वर्ग कर दो, ठीक है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे ना तो ये जो रूट है ना ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये जो रूट यानी कि ये जो आपको करड़ी दिख रहा है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास बचेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे, यानी कि जब माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर मिलेगा और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो यहाँ पर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये ओपन होगा, ठीक है। तो इसको ओपन करो, यहाँ पर देखो पहले ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ab होता है, ठीक है। तो 2 ab करोगे तो 5 दूना 10 एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 4 है, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी कि यहाँ पे 6x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ से प्लस का 4 इधर का प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल के बराबर में है, ठीक है। और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचेगा 25 माइनस का 10x और इज इक्वल टू में आपका बचेगा 9 प्लस का 6x बचेगा, ठीक है। तो इस 6x को क्या कर, देखो इस ऐसा करते हैं ना, इस माइनस 10x को क्या करते हैं, उधर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पर 25 है, इस 9 को इधर लाओगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6x है, माइनस 10x को उधर भेजोगे तो प्लस का 10x हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, इज इक्वल टू 10x प्लस 6x को जोड़ोगे तो 16x हो जाएगा, ठीक है। 16 गुणे में 16 है, बटे में आ जाएगा, इज इक्वल टू में x बचेगा, ठीक है। 16 कम 16 यानी कि 1 आ गया, जो x का मान है वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का मान है बच्चों 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर देखो x को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु, ये जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1,0 देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अब 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 करा है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर हमको मालूम चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो द्विघात है यानी कि जो समीकरण दिया गया है वो आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, मूलों की प्रकृति को फाइंड करना है, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें विभक्तर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। ये आपका विभक्तर का सूत्र होता है, ठीक है।
तो यहाँ से पहले हम डी का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो डी इज इक्वल टू बी के स्थान पर क्या है, -5 है तो रखो -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, -4 इंटू ए का मान यहाँ पर 2 है और सी का जो मान है वो 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो डी इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 यानी 25 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौका 32। ठीक है, अब इसको घटा दो, डी इज इक्वल टू देखो 32 में से प्लस का 25 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, डी का मान माइनस का 7 आ गया तो इसका जो मूल होगा, ठीक है, इसका जो मूल होगा वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, आप काल्पनिक भी कर सकते हो। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो मूल होगा वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वास्तविक और समान नहीं, काल्पनिक होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज को अगर आपको समरूप दिखाना है तो उनके संगत कोण और संगत भुजा के समानुपाती होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि ये दोनों कंडीशन होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, चित्र में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के यदि कोण बीओसी इज इक्वल टू 125 अंश और कोण सीडीओ इज इक्वल टू 70 अंश है तो कोण ओएबी का मान होगा। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको कोण ओएबी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि कोण ओएबी यानी कि ये वाला मान हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला मान। ठीक है, तो चलो इसको ज्ञात करते हैं। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो पहले फिगर इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपको फिगर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिगर दिया है। ठीक है, और इस प्रकार से है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओ है। ठीक है, ये देखो जो कोण बी ओ सी है, ठीक है, ये कितना है आपका 125 अंश का है। ठीक है, कोण बी ओ सी 125 अंश का है और ये कोण जो आपका सी डी ओ है वो आपका कितना है 70 अंश का है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है बच्चों, इसमें हमको इस वाले कोण को बताना है। ठीक है, कौन सा बताना है, कोण ओ ए बी को फाइंड करना है, यानी कि इस वाले कोण को। ठीक है, तो इस वाले कोण को देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो अगर हमको यहाँ पर कोण सी मिल जाए, ठीक है, अगर कोण सी मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो कोण सी होगा वो कोण ए के इक्वल होगा। ठीक है, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, इस कोण सी को फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको दिया है, ठीक है, आपको दिया है जो कोण बी ओ सी है वो कितना है 125 अंश है। ठीक है, और कोण सी डी ओ जो है वो कितना है 70 अंश है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमको कोण ओ ए बी को फाइंड करना है। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें कोण डी ओ सी, ठीक है, देखो कोण डी ओ सी और कोण सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी को या बी ओ सी को एक ही बात है। ठीक है, देखो कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इज इक्वल टू कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप ये इस प्रकार से एक समझो, एक सरल रेखा है। ठीक है, अगर इस प्रकार से एक सरल रेखा है, देखो यहाँ पे समझो, जैसे मान लो ये एक सरल रेखा है। ठीक है, तो ये कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो अगर हम बात करें, ये जो डीबी है ना, ये आपका एक सरल रेखा मान लो। ठीक है, एक सरल रेखा है तो ये पूरा आपका कितना होगा, 180 अंश का होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो कोण डी ओ सी है और जो कोण बी ओ सी है, इन दोनों का जो योगफल होगा वो 180 अंश के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी का मान कितना है, कोण बी ओ सी का मान 125 है, तो यहाँ पे रख दो 125 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 125 को इधर भेज दो, तो कोण डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125। ठीक है, अब 180 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 में से 125 जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा, तो डी ओ सी कितना आ जाएगा, 180 में से 125 घटाओगे तो आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, तो कोण डी ओ सी कितना आ गया बच्चों, वो आपका 55 अंश आ गया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है कोण डी ओ सी है, ये वाला जो है वो कितना आ गया आपका 55 अंश आ गया। ठीक है,
और अगर ये 55 अंश आ गया तो कोण सी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा, और यहाँ से हम कोण सी फाइंड कर लेंगे, और जो कोण सी होगा वो कोण ए के इक्वल होगा, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ इज इक्वल टू कितना होगा, 180 अंश का होगा, ठीक है। यहाँ से कोण डी की बात करें तो जी यहाँ पर देखो जो कोण डी है वो कितना है आपका 70 अंश है, प्लस कोण सी की बात करें तो कोण सी हमको ज्ञात करना है, प्लस कोण ओ की बात करें तो ये जो कोण ओ है ना वो कितना है 55 अंश है, ठीक है। और इज इक्वल टू 180 अंश, तो इसको सॉल्व कर लो। कोण सी इज इक्वल टू 70 और 55 को जोड़ लो, ठीक है। 70 और 55 आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। 125 को उधर भेजोगे तो माइनस का 125 हो जाएगा। तो कोण सी इज इक्वल टू 180 में से 125 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 55 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो कोण सी है वो कितना आ गया, 55 अंश आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो जो कोण सी है वो कोण ए की इक्वल होगा एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण सी का मान है वो 55 अंश है, तो इसीलिए जो कोण ए होगा वो भी कितना होगा आपका, 55 अंश होगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ से आपको कंडीशन दी गई है तो थीटा का मान होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से थीटा का मान फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, यहाँ से आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको दिया है साइन थीटा और इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर इंटू में 1 होता है, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर ना, ये जो कॉस थीटा है इसको इधर बट्टे में लाते हैं, देखो साइन थीटा कॉस इधर उड़े में है, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा आपका, एक बचेगा, क्योंकि जब कॉस थीटा का गुणा एक में करोगे तो आपका कॉस थीटा होगा, ठीक है, जो कि साइन थीटा के इक्वल है, ठीक। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है। और इस एक को हम लिख सकते हैं टेन 45, क्योंकि टेन 45 अंश का मान एक होता है, ठीक है। तो यहाँ से टेन टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो थीटा का मान है वो कितना आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो थीटा का मान यहाँ पर 45 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का है साइन 15, ठीक है, और बट्टे में क्या है कॉस 75 है का मान होगा, ठीक है। साइन 15 बट्टे कॉस 75 का मान होगा, ठीक है। देखो बच्चों ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 अंश आ जा रहा है, तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है साइन 15 अंश, ठीक है, और बट्टे में क्या है कॉस 75 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, किसी ऊपर या नीचे वाले किसी एक को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इस बार क्या करते हैं, नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऊपर आपका क्या है साइन 15 अंश है, ठीक है, बट्टे कॉस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 को हम कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15 है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका साइन 15 अंश है, ठीक है, बटे कॉस 90 माइनस 15 आपका क्या हो जाएगा, साइन 15 हो जाएगा। साइन 15 बटे साइन 15 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब कैंसिल आउट हुआ तो एक आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 का है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो साइन के खाते 4 यानी साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा, ठीक है। तो इसका मान हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ से एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे थे, 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमको साइन के पावर 4, ठीक है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान हमको
फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से क्या करते हैं ना, थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो माइनस का कॉस थीटा है ना, इसको उधर भेज दो। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर गुणे एक रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप कॉस थीटा गुणे एक करोगे तो आपको कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे एक करने पर कोई भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कॉस थीटा है ना बच्चों, इधर आपका गुणा में इधर लाओगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। और आप जानते हो साइन बट्टे कॉस क्या होता है, आपका tan होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 को भी क्या करते हैं tan के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू, अब 1 tan में किसका मान होता है, तो tan 45 अंश का मान होता है, ठीक है। और यहाँ से tan tan कैंसिल आउट हो जाएगा और जो थीटा का मान है वो कितना आ गया, 45 अंश आ गया, ठीक है। अब इस 45 को हम क्या करेंगे ना, यानी कि ये जो थीटा का मान 45 है ना, इसमें पुट अप कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर है आपका साइन थीटा का मान कितना है, 45 है, और सबके पावर कितना हो जाएगा, सबके पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो कॉस है और थीटा का मान कितना है, 45 है, और सबके पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है, और इसके पावर 4 हो गया, प्लस कॉस 45 अंश का भी मान जो होता है वो 1/√2 होता है और इसके पावर भी 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो अब 1/2 जो है ना उसका आपको 4 बार गुणा करना है, ठीक है। देखो ऐसे 1/2, ठीक है, फिर 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लो। तो जब इसका और इसका गुणा करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो करड़ी दो का गुणा करोगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इसका भी गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है। अब जब इनका गुणा करोगे तो 1/4 मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब इसको आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, प्लस इसको आप ओपन करोगे तो ये भी 1/4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बेस यानी कि हर समान है तो आपका जो अंश है ना वो आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, बट्टे 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 1/2 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने पर आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का है सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में है और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है का मान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिया गया और इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको दिया है सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया है 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस टेन को हम साइन बट्टा कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, साइन बट्टा कॉस लिख सकते हैं। और इसको क्या करो ना, इसको इसी प्रकार से रखे रहो अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो आपका जो हर है वो आपका सेम है, ठीक है, हर सेम है तो अंश आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और बट्टे में क्या है आपका कॉस से बचेगा, और ये इंटू में चल रहा है आपका 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। देखो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र लगा दो, वर्गांतर का सूत्र लगाओगे तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है, और बट्टे में क्या मिलेगा आपको कॉस ए मिलेगा, ठीक है। वर्गांतर का आप सूत्र जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये वर्गांतर का सूत्र होता है, तो इसी के फॉर्म में इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर एक इसका स्क्वायर एक ही होगा, ठीक है, यानी कि इसको देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बट्टे में क्या है कॉस ए है, ठीक है। अभी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ से अगर हम बात करें ये क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसको क्या करो साइन को उधर भेज दो, ठीक है, साइन को उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट ए में क्या है आपका कॉस ए है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर कॉस स्क्वायर पे है, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉस और यहाँ से एक कॉस कट जाएगा, ठीक है, ऊपर आपका एक कॉस बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, कॉस ए आ गया, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने पर cos a आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 का है, चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। ठीक है, प्रश्न को बच्चों ध्यान से पढ़ना। कर बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर, ठीक है, यानी कि A और P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी, यानी कि अवनमन कोण कितने होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें कोण ए से देखो अवनमन कोण बताना है और कोण पी से देखने पर अवनमन कोण बताना है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, ये इस फिगर को मैं एक बार बना लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपको एक फिगर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से एक और है, इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर O है, यहाँ पर B एंड यहाँ पर Q, ठीक है, यहाँ पर P और यहाँ पर E है। ठीक है, ये जो पूरा है ना, देखो ये जो आपका पूरा है, ये आपका पूरा कितना है, 45 अंश का है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण P है ना, ये आपका कितना है, 60 अंश का है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि ये जो अवनमन कोण A है और ये जो अवनमन कोण P है, ये कितने अंश का है, ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखो अगर हम बात करें तो ये देखो आपका 90 अंश का होगा। ठीक है, अवनमन कोण अगर हम बात करें तो ये पूरा आपका कितना होगा, 90 अंश का होगा, और यहाँ से आपको 60 अंश दिया है। ठीक है, तो 90 अंश में से 60 अंश घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 30 अंश बचेगा। ठीक है, यानी कि जो कोण P का अवनमन कोण होगा वो कितना होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, कोण P का 30 अंश मिल गया। और यहाँ पर अगर हम कोण A की बात करें, ठीक है, देखो कोण A की बात करें तो यहाँ पर आपको देखो कोण A का यहाँ पर 45 दिया है। ठीक है, ये पूरा 45 है, तो ये जो कोण A है ये भी आपका 45 होगा। ये कोण भी आपका कितना होगा, 45 अंश होगा एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, तो इस प्रकार से कोण A आपका कितना हो गया, 45 हो गया। और कोण P की बात करें तो कोण P आपका 30 अंश हो गया। ठीक है, अगर देखो अगर ये कोण P 30 अंश है, ठीक है, अगर कोण P का अवनमन कोण अगर ये 30 अंश है तो ये वाला जो होगा ये भी आपका कितना होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो उन्नयन कोण होगा कोण O का, इसके लिए त्रिभुज OPQ के लिए जो उन्नयन कोण होगा वो 30 अंश होगा। और अवनमन कोण की बात करें तो कोण P के लिए वो भी कितना होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो कोण A था, यानी कि कोण A के अवनमन कोण की बात करें, इसका कितना होगा, 45 अंश होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दिया ही था 45 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या मिल गया, एक तो 45 अंश मिल गया। ठीक है, और कोण P के लिए आपको 30 अंश मिल गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से पहले जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिया है, यहाँ से दिया है, ठीक है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है tan a इक्वल टू 1/√3 दिया है। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो tan के लिए क्या होता है, tan के लिए होता है आपका लंब बटा आधार होता है। ठीक है, tan के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, ये कैसे मालूम करते हैं, इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, देखो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक होता है आपका लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे क्या होता है, कक्का होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला होता है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला लंब बटा कर्ण है ना ये आपका साइन के लिए होता है। ये जो सेकेंड है ना ये आपका कॉस के लिए होता है। ये जो थर्ड वाला है ना ये आपका टैन के लिए होता है। ठीक है, अगर इसका उल्टा करोगे ना, अगर देखो कर्ण बटे लंब करोगे ना तो ये आपका कोसेक के लिए हो जाता है। ठीक है, और कर्ण बटे आधार करोगे तो ये आपका सेक के लिए हो जाता है। और अब आधार बटे लंब करोगे तो ये आपका कॉट के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम पहचानते हैं कि टैन के लिए क्या होगा, साइन एंड कॉस के लिए क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लेते हैं। ठीक है, तो टैन के लिए क्या हो जाएगा, टैन के लिए लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। और देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लंब होगा वो 1 होगा। ठीक है, और आधार की बात करें तो आधार यहाँ पर √3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फिगर बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, देखो इस प्रकार से एक फिगर बना लेते हैं और यहाँ से समझते हैं। देखो इसको नाम दे देते हैं, इसको ए दे देता हूँ, इसको बी एंड इसको सी दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो कोण सी था ना वो 90 अंश दिया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, ये जो कोण सी होगा ना वो आपका क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, ये कोण सी होगा और ये कोण बी होगा। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो tan इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, लंब आपका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, किसके लिए बात हो रहा है, कोण ए के लिए बात हो रहा है। ठीक है,
अगर हम कोण ए को मानेंगे, ठीक है, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला भुजा, देखो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ठीक है, और 90 अंश के सामने वाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा और जो बचेगा वो आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो लंब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आधार की बात करें तो आधार आपका कर्ण में 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमको ए बी यानी कि कर्ण को मालूम करना है अभी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी ए कहो या ए बी सी कहो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। तो कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका ए बी है, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू लंब की बात करें तो लंब आपका बी सी है, ठीक है, और प्लस आधार आपका ए सी है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर हमको फाइंड करना है, यानी कि ए बी का मान हमको ज्ञात करना है। बी सी की बात करें तो बी सी का मान 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस ए सी की बात करें तो ए सी आपका √3 है, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ से आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 3 को जोड़ दो, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे तो ये √ में चला जाएगा और बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ए बी का मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ए बी यानी कि जो कर्ण है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना था बच्चों, यहाँ से हमको देखो प्रश्न में कहा था ना, यहाँ से हमको साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान फाइंड करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमको साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस बी, ठीक है, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, इनका मान हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें साइन के लिए क्या होगा, साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। देखो साइन के लिए अगर हम बात करें तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि कोण ए के लिए है, ठीक है। तो कोण ए के लिए लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, कोण ए के लिए लंब आपका कितना होगा, 1 होगा और कर्ण आपका कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, इंटू कॉस बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो, ये बी कोण के लिए कर रहा है, ठीक है, कॉस जो कर रहा है वो बी कोण के लिए कर रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम बी इसको थीटा यानी कि इसको जब आप थीटा मानोगे तो इसके सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर बी को मानोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ और ये कर्ण तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो हो जाए ये, और ये वाला जो होगा ना, ये वाला जो भुजा होगा बी सी, बी के लिए आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉस बी है और कॉस के लिए आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका बी सी यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है, और बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका 2 रहेगा, ठीक है, कर्ण तो आपका सेम ही रहेगा, प्लस यहाँ से देखो कॉस ए के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा यानी कि यहाँ पर जो कोण ए है तो कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका क्या है, कर्ण में 3 है, बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका 2 है, ठीक है, इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो साइन के लिए आपका लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो इसके लिए बात हो रहा है, ठीक है। लंब आपका क्या है, लंब इसके सामने वाला भुजा, ठीक है, इसके सामने वाला भुजा ये है, ठीक है। तो लंब आपका कर्ण में 3 हो जाएगा और कर्ण आपका 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको लेना था। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और जब इनका करोगे तो कर्ण में 3 इंटू कर्ण में 3 करोगे तो यहाँ से सिर्फ आपको 3 मिलेगा, ठीक है, और बट्टे में 2 दूना 4, ठीक है। हर आपका समान है, अंश को जोड़ दो, तो 1 और 3 जोड़ दोगे तो 4 और बट्टे में 4 है, काट दो एक बार में, ठीक है। यानी कि इन सभी को सॉल्व करने पर कितना आंसर आ गया आपका, एक आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने पर एक आंसर आ गया, तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना था। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार रिपीट कर एक बार फिर से देख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, ठीक है। कोई घड़ी है उसकी जो मिनट की सुई होती है ना वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखो यहाँ से पहले एक घड़ी बना लेते हैं, और जो घड़ी होता है ना बच्चों आपका एक वृत्ताकार, ठीक है, यानी कि एक वृत्त के आकार का होता है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम बात करें इसका जो त्रिज्या है, ठीक है, यानी कि जो मीनट की सुई है, ये देखो मीनट की सुई क्या है, मान लो वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपको दिया भी है, ठीक है। तो ये जो मीनट की सुई है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब मीनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी तो पूरा चक्कर लगाने में कितना अंश का लगाएगा, 360 अंश का लगाएगा, ठीक है। यानी कि देखो जब मिनट की सुई एक चक्कर लगाएगी तो वो कितने अंश की लगाएगी, 360 अंश की लगाएगी, ठीक है। अब ये मिनट की सुई है और एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। एक चक्कर लगाएगी यानी कि 60 मिनट, और ये जो कितने अंश का लगाएगा, 360 अंश का लगाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 60 इंटू में इसके बट्टे भेज दो, बट्टे में आ जाएगा 60 और यहाँ से काट दो, और इसको काटोगे तो 6 बार में ये भी कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में ये कितने अंश का कौन लगाएगा, 6 अंश का लगाएगा, ठीक है। 1 मिनट में मिनट का जो सुई है वो 6 अंश का चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा था, तो यहाँ से हमसे पूछ रहा कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा का मान यही आपका होगा, ठीक है, क्योंकि आपको 1 मिनट में दिया था, ठीक है। देखो प्रश्न में आपको कहा था ना, कहाँ गया प्रश्न में, आपको कहा था 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने अंश का बना रहे हैं, 6 अंश का, यानी कि जो थीटा का मान है वो कितना है, 6 अंश है, ठीक है। तो थीटा के स्थान पर हम 6 अंश रखेंगे और बट्टे में आपका 360 अंश है, और इंटू में पाई की बात करें तो पाई रखो और यहाँ पर आर स्क्वायर रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही है तो काटो, 6 एकम 6, ठीक है, और यहाँ से काटोगे तो 6 बार में 36 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कितना गया, पाई आर स्क्वायर बट्टे 60 आ गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने पर आपका आ गया पाई आर स्क्वायर बट्टे 60। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 60, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का राय 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब इसका जो व्यास यहाँ से आपको 1/2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, त्रिज्या को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है, ध्यान समझना। यहाँ से पहले जो आपको दिया है ना उसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो व्यास है वो आपको 1/2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, ठीक है। यानी कि जो व्यास है 1/2 इसका आधा आपका त्रिज्या होता है, ठीक है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। यानी कि त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल ए दर्शा देते हैं, ए फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर का मान रखकर और यहाँ से इसका क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू पाई का मान पाई ही रखो, ठीक है, और इंटू आर का मान कितना है, 1/4 है। आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3 पाई, ठीक है, इंटू में इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3 पाई/16 मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसको सॉल्व करने पर 3 पाई/16, यहाँ से आप एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका सेमी क्यूब हो जाएगा, सॉरी सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर होता है, आयतन के लिए क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो क्षेत्रफल है वो 3 पाई/16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो देखो कौन सा सही होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 का है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा, ठीक है। अब बहुलक का मान क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखो बच्चों माध्य माध्यक और बहुलक में एक संबंध होता है, ठीक है, यानी कि एक रिलेशन यानी कि एक सूत्र होता है। अगर आपको वो सूत्र याद है तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। तो देखो सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर, सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक, ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है।
कहीं कहीं पर माध्यक के स्थान पर आपको माध्यिका भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको बहुलक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यक की बात करिए तो देखो पहले आपको माध्य यहाँ पर 26.1 दिया है और जो माध्यक है वो 25.8 दिया है। ठीक है, 25.8 आपको माध्यक दिया है माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है 26.1 दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपको मिलेगा बहुलक बराबर अच्छा 3 का गुणा 25.8 में कर दो। ठीक है, तो यहाँ से जब आप गुणा करोगे तो 3 8 तिरिक का 24। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो और यहाँ से 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15, 15 और 2 17 के साथ हासिल लगा 1 3 दूना 6 1 7। ठीक है, इसको जब आप गुणा करोगे तो आपको 77.14 मिलेगा माइनस अब 2 का गुणा आपको 26.1 में कर देना है। ठीक है, तो 26 दूना आपका 52 हो जाएगा और 2 1 कम 2 यानी कि 52.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें बहुलक, ठीक है, बहुलक इज इक्वल टू 77.4 में से 52.2 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 25.2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो 25.2 आ गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा 25.2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 का है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होता है वो आपका माध्य के लिए होता है और माध्यक के लिए होता है। ठीक है, बारंबारता के लिए नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो बी तथा सी दोनों है। ठीक है, यहाँ पर बी आपका माध्य और जो सी है वो माध्यक है। ठीक है, और जो केंद्रीय प्रवृत्ति होता है वो आपका माध्य और माध्यक ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि ये जो आपका खंड अ है जिसमें आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका कोड था वो 822 एचएक्स था। ठीक है, अगर आप इसके और सेट को करना चाहते हो तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहां पर आपको सभी सेट मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 4-5 सेट करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप उन सभी सेट को देखना चाहते हो सॉल्व करना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, या मैं आपको जो इसका जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।